नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। यूपी उत्तराखंड में भले ही सरकार बन गई हो, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन अभी नहीं हुआ है। अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि मंत्रिमंडल का गठन हो गया, विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया, जिस पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। दीपा के साथ मैं स्नेहलता हूं और दीपा ने बिल्कुल ठीक कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव भले खत्म हो गया हो दीपा, लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर जो पार्टियां हारी हैं वो क्या करेंगी। क्या आज मायावती इसीलिए ही बड़ी बैठक करने जा रही है दीपा, समझा जाए? बिल्कुल। और इसके अलावा भी आज कई सियासी हलचल यूपी से उत्तराखंड तक है। सभी पर करेंगे इस बुलेटिन में विस्तार से चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और चलिए स्नेहा, बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते गंगा सवेरा की। बड़ी खबर यह है कि योगी कैबिनेट में आज मंत्रियों को मिल सकता है उनका विभाग। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी और सीएम योगी के साथ में 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बिल्कुल, और माना जा रहा है कि मंत्रालय का जो बंटवारा है आज दोपहर तक संभावित है। किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर निगाहें टिकी हैं। तो आज पोर्टफोलियो वितरण में किसे कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी, किसके महकमे की जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी, ये सवाल आज नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जवाब मिल जाएगा। पोर्टफोलियो बंटने के साथ ही ये क्लियर हो जाएगा मंत्रालय किसके कौन कौन होंगे। और बिल्कुल, जो पार्ट 1 से पार्ट 2 में रिपीट हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके विभाग भी रिपीट होंगे या फिर कुछ तब्दीलियां होंगी। जिन नए चेहरों को जगह दी गई है मंत्रिमंडल में, क्या उनको नए विभाग दिए जाएंगे, उनको क्या कुछ मिलेगा, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, आने वाले 5 साल तक के लिए वो किसका कार्यभार संभालने वाले हैं, किस विभाग की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। तमाम सवाल जो सभी के जहन में इस वक्त है मंत्रिमंडल के गठन के बाद, उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आज मिलने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि आज दिन तक या फिर हो सकता है आज शाम तक का वक्त लिया जाए और शाम होते होते पूरी तस्वीर जो है पोर्टफोलियोज को लेकर वो साफ हो जाए। स्नेहा, बिल्कुल दीपा, सही कहा आपने। 30 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। अब उस 30 नए चेहरे के साथ उनके कंधों पर जिम्मेदारी कौन सी होगी, जिसमें 5 महिलाएं हैं, उनको कौन सा विभाग मिलेगा, ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। टीम योगी तैयार है। मंत्रियों को अब बस उनके विभागों का इंतजार है और उसके बाद शुरू हो जाएगी 2020 बैटिंग। सीएम योगी का पहला फैसला बताता है कि वो अपनी टीम से क्या उम्मीद करते हैं। बिल्कुल ठीक है दीपा, क्योंकि योगी के मंत्रियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो भी मंत्री नए जोश के साथ दिखाई दिए, उनके अंदर नई ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जिसके साथ ही वो मीटिंग से बाहर निकले। पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही टीम योगी काम में जुट गई है। मुफ्त राशन से जुड़ा पहला फैसला हुआ तो सीएम के साथियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि राशन का मुद्दा कितना बड़ा है और उनकी जीत में राशन के मुद्दे ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। कोई बात नहीं है, अब आज मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके सेवा में बड़े बड़े काम होने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है। तो सर, आज अभी पोर्टफोलियो जैसे नहीं बटे हैं और कैबिनेट की बैठक है, तो क्या ऐसे में क्या आज की सिर्फ इस मुलाकात को सिर्फ एक औपचारिक कैबिनेट माने या कुछ फैसले भी सामने? नहीं, कुछ फैसले भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं तो निश्चित तौर पे जानते हैं, उनका तो एक एक क्षण प्रदेश की जनता के लिए समर्पित रहता है, तो ऐसा है। तो जो संकल्प पत्र है आज से यानी माने कि पूरा होना आज ही से शुरू? काम शुरू एकदम। संकल्प पत्र का एक एक शब्द जो जनता से हम वादा करके आए हैं वो पूरा किया जाएगा। हम तो आप लोगों की चिंता कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सुशासन हो और विकास का पहिया बहुत तेजी से घूमे। सारी चर्चा जो है इसी के इर्द गिर्द है। पहली बैठक तो हो गई, लेकिन अब विभाग संभालने की बारी है। किसे कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर सस्पेंस जरूर है, लेकिन योगी ने अपने पहले फैसले से बता दिया कि वो इस कार्यकाल को 2020 की तरह चलाना चाहते हैं। मतलब हर बॉल पर उन्हें बाउंड्री चाहिए। आगे के लिए तो कुछ अभी हम लोगों ने सोचा नहीं, जैसा हमारी सरकार सोचेगी, जैसे हमारे नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसा सोचेंगे हम लोग उसका अनुपालन हम लोग करेंगे उनके साथ साथ। और भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने दिया है उसका सम्मान करते हुए हर वो काम करेंगे जो हमसे उत्तर प्रदेश की जनता अपेक्षा करती है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार से अपेक्षा करती है। योगी जी और मोदी जी जो सोचते हैं
हम लोग उनके एक टीम के सदस्य हैं योगी जी का, उनके उसके अनुरूप जनता के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा उसको जनता तक पहुंचाने का काम होगा। बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है आज बैठक में? नहीं, ये विभागों के बंटवारे के लिए कोई मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं है, योगी जी का अधिकार है, वो जिसको जो विभाग देंगे उसको लेकर के बार-बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों को परफॉर्म करना होगा, परिवारवाद को दूर रखना होगा। नहीं, ये सही है जो वो कह रहे हैं, उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। मुझको जो दायित्व दिया है पार्टी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और सबके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी और माननीय सुनील बंसल जी, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की इतनी जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की प्रयास करूंगा। हर किसी को इंतजार है कि उसे कौन सा विभाग मिलेगा। चर्चा तो तमाम है, लेकिन योगी जब तक फाइनल मुहर नहीं लगाते तब तक चर्चा सिर्फ चर्चा तक ही सीमित है। प्राथमिकता वही है जो संकल्प पत्र था, जनता का आशीर्वाद मिला था, उस सभी को दृष्टिकोण में रखते हुए कार्य किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तमाम मुद्दों पर सोच के समझ के किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है निर्णय लेती है। जो दायित्व जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है बखूबी एज कार्यकर्ता हम लोग उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत के साथ उसका परिणाम देने का प्रयास करेंगे। अब पार्टी का जुम्मा है किसको कहाँ क्या लगाती है, क्या उत्तरदायित्व सौंपती है। इस वैचारिक अधिष्ठान के ऊपर हम काम करते हैं जिसके प्रणेता माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। उन्होंने ही हम लोगों को ये दिया है कि अंत्योदय, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का पहले पीड़ा को दूर करना। लॉकडाउन में जो पीड़ा को भोगा है उस वर्ग ने, हमारे संवेदनशील नेतृत्व ने, चाहे मोदी जी का हो या योगी जी का, उन लोगों ने उस घर को भूखा न सोए कोई ऐसी व्यवस्था की कि मुफ्त राशन खाद्यान्न की योजना दी और उनको मिला। सवाल सिर्फ सत्ता चलाने का नहीं, सवाल तालमेल बैठाकर चलने का भी है, फिर चाहे तालमेल जनता के साथ हो या साथी दलों के साथ। सरकार में संजय निषाद की पार्टी भी शामिल है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वो भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर देने की बात करते हैं। योगी सरकार ने भविष्य के 5 साल का रोड मैप पहले ही दिन तैयार कर दिया। उनके मंत्रियों ने अपना अपना एजेंडा भी साफ कर दिया। अब लक्ष्य 2024 का है, जिसे पार करना सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो दीपा देखिए, अब बात करें गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट आज से शुरू होगी और सीएम योगी इस फ्लाइट की शुरुआत करने वाले हैं। उड़ान योजना के तहत ये इंटरस्टेट फ्लाइट होगी। बिल्कुल स्नेहा, और गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी वर्चुअल इसकी शुरुआत करेंगे। सुबह 9 बजे का वक्त है, वर्चुअली शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, खुद सीएम योगी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उड़ान योजना के तहत ही इंटरस्टेट फ्लाइट की शुरुआत हो रही है और गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था है। तो जो लोग गोरखपुर से वाराणसी, वाराणसी से गोरखपुर जाते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है। फ्लाइट की व्यवस्था शुरू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत खुद योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। यूपी में करारी हार के बाद अब बसपा में मंथन का दौर शुरू हो गया है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है और लखनऊ कार्यालय में सुबह 10:30 बजे का वक्त है जब बैठक की शुरुआत होगी। बिल्कुल, और दीपा, माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। वेस्ट यूपी को नया प्रभारी मिल सकता है, संगठन में नए चेहरों को जगह दी जा सकती है और अब ये आमूल चूल परिवर्तन कितना जरूरी है, ये बसपा सुप्रीमो इस मीटिंग में डिसाइड करेंगे। जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, क्या वो एक्सपेक्टेड थी और नहीं रही है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। बहुत कुछ है करने के लिए बसपा के पास और देखते हैं कि आज इस बैठक में सिर्फ मंथन होता है, चर्चाएं होती हैं या फिर परिवर्तन के लिए कोई कदम भी उठाए जाते हैं। बिल्कुल, और हार के बाद से हालांकि पीसीबी की थी मायावती ने, उसके बाद हार का ठिकरा समाजवादी पार्टी पर भी फोड़ा था। उसके बाद आज देखिए बड़ी बैठक होनी है, क्या कुछ इस बैठक से निकल करके आता है, इस पर लगातार नजर होगी। तो कानपुर की महाराजपुर सीट से दीपा चुनाव जीते भाजपा के कद्दावर नेता सतीश महाना की बात करते हैं, जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली और माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। और स्नेहा, खबर यह भी है कि विधायकों की शपथ के बाद सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है। सबसे आगे विधानसभा स्पीकर के लिए उन्हीं का नाम चल रहा है।
अखिलेश का चक्रव्यूह भेदेंगे महाराजपुर के महाराज। सदन के संग्राम में सतीश बनेंगे सेनापति। यूपी की सियासी जंग अब चुनावी रैलियों की जगह विधानसभा में लड़ी जाएगी। विरोध की मजबूत जमीन तैयार कर चुके अखिलेश यादव खुद सदन में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा लेते दिखेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी के इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए भाजपा ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जितने भी विधायक अन्य जो हैं 403 में से जो जीत कर आए हुए हैं, उनमें से जो बचे हुए विधायक हैं, उन सभी विधायकों को शपथ 28 मार्च और 29 मार्च 2 दिन का ये कार्यक्रम जारी किया गया है, जब उन सभी विधायकों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि सतीश महाना को विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा। हालांकि एबीपी गंगा के साथ बातचीत में सतीश महाना ने इस खबर पर मोहर नहीं लगाई। कार्यकर्ता से बड़ी जिम्मेवारी कोई भी नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इससे बड़ी जिम्मेवारी कार्यकर्ता का पद ऐसा होता है जो कोई भी नहीं ले सकता। बाकी सारे पद कोई ले सकता है, कोई दे सकता है, और बीजेपी का कार्यकर्ता होना अपने आप में गौरव की बात है, और वो पद मेरे पास है। कहा जा रहा है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी दी जाएगी। ये आपके मीडिया में ही मैंने देखा, बाकी मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई। मेरे से कभी किसी से भी कोई चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन हम आपको बताते हैं आखिर क्यों विधानसभा के स्पीकर पद की दौड़ में सतीश महाना का नाम सबसे आगे है। पहली वजह 2017 के मुकाबले 2022 में विपक्ष ज्यादा मजबूत है। दूसरी वजह अखिलेश ने लोकसभा की जगह विधानसभा का सदस्य रहना चुना। तीसरी वजह अखिलेश यादव को सपा विधायक दल की बैठक में चुना गया। और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री रहे धर्मवीर प्रजापति को इस बार प्रमोशन देकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा दिया गया है। बिल्कुल दीपा, देखिए प्रमोशन के बाद धर्मवीर प्रजापति से बात भी हुई है। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने उनसे बात की है। योगी 2 मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उसके जरिए बीजेपी ने एक संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। और संदेश ये है कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लगातार काम करेगा, पार्टी उसकी चिंता करेगी। हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति जी हैं, जो इस बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की उन्होंने शपथ ली है। पहले आप राज्य मंत्री रहे, अब के स्वतंत्र प्रभार है, और आप तो औद्योगिक विकास में रहे भी हैं, तो अभी विभाग तो बटे नहीं, लेकिन उम्मीद क्या लग रही है? देखिए, इस विषय पे हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी पार्टी भरोसा करेगी, जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, उसे उत्तर प्रदेश की जनता के सम्मान के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो हमें विश्वास हमारे ऊपर किया है और जो भरोसा करके दूसरी बार हमें सत्ता में लाए हैं, उनको हम बेहतर सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, इसका हम प्रयास करेंगे। एक सवाल ये है कि बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर ड्रॉप कर दिए गए, उनको नहीं लिया गया। आपके ही साथ तमाम राज्य मंत्री रहे, उनको भी नहीं लिया गया। आपको कल तक भरोसा था कि फोन आएगा और शपथ आपको दिलाई जाएगी? इस विषय पे हमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पर अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य पर भरोसा था, और इतना भरोसा था कि पार्टी जिम्मेदारी देगी, ये भरोसा था। मुख्यमंत्री ने जो बैठक की, पहली बैठक आप लोगों के साथ, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या विजन है आगे 5 साल का? देखिए, कल की बैठक तो कोई परिचयात्मक बैठक थी। कई हमारे मंत्री, नए मंत्री आए हैं, तो एक परिचयात्मक बैठक थी। अब आगे जैसा होगा वो देखा जाएगा। जैसा भी जिम्मेदारी या जो भी काम का बंटवारा होगा, उसे निष्ठापूर्वक निर्वहन किया जाएगा उसका, और उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जो भी होगा हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है धर्मवीर प्रजापति का? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिछली बार से भी ज़्यादा बेहतर काम इस बार करेंगे। जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो विभाग दिया जाएगा, उसके लिए वो काम करेंगे। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार काम कर रहे थे, पार्टी ने जो भी काम दिए उस काम को वो कर रहे थे, इसलिए भरोसा था कि पार्टी शायद उन पर विश्वास इस बार भी जताएगी, और ऐसा ही हुआ भी। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ।
तो सीतापुर के हर गांव से दोबारा भाजपा के विधायक बने सुरेश राही को भी योगी कैबिनेट में जगह दी गई है, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। और राज्य मंत्री की शपथ लेने के बाद जब वो सीतापुर पहुंचे तो उनका जगह जगह पर स्वागत हुआ। उन्होंने महाराजा छीतापासी किले पर पहुंचकर पुष्प अर्पित भी किए। बिल्कुल, और सुरेश राही ने कहा कि सीतापुर और हर गांव की जनता का हम पर जो एहसान है उसे हम कभी नहीं भुला सकते। बहुत अच्छा लग रहा है, जो जनता ने प्यार दिया है और जो विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को पूरा करने का कार्य करूंगा। समाज का सारे वर्गों का सहयोग रहा, सबका आशीर्वाद मिला मुझे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे राही परिवार को, जहाँ से मैं विधायक हूँ वहाँ से 5वीं बार मेरा परिवार विधायक है। और हर गाँव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है जो राही शब्द पे, राही नाम पे विश्वास करते हैं और उन्होंने मुझे विश्वास किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। पीएम आज रेडियो के जरिए देश के लोगों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे हमेशा की तरह उनका संबोधन आएगा। और बिल्कुल ये भी आपको बता दें कि महीने के अंतिम रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी और डीडी चैनल्स पर ये प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम का 87वां एपिसोड है, 87th एपिसोड है ये। बिल्कुल, और मन की बात के जरिए वो लोगों को संबोधित करेंगे। आज के कार्यक्रम में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर किन विषयों पर पीएम मोदी अपनी बात रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है गोरखपुर से। गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए बवाल मामले में बड़ा अपडेट है। 56 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उपद्रव मामले में कुल 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और रेल रूट बाधित करने पर रेलवे ने भी दर्ज किया है मुकदमा। बिल्कुल, देखिए जवान का पार्थिव शरीर पहुंचने पर ये चक्का जाम की स्थिति बनी थी। गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर आकर के ट्रेन भी रोकी थी। आगजनी पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। उपद्रवियों ने पुलिस की 12 गाड़ियां भी तोड़ी थी। तो असम से जवान का पार्थिव शरीर आने के बाद की ये स्थिति ऐसी हुई, जिसके बाद अब पुलिसिया कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। तमाम चीजों पे जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है उन्हें अब मामले दर्ज किए जा रहे हैं।